हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज़, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो हमारा आया था केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6A एंड पार्ट 6B, वहाँ पे हम लोगों ने VSEPR थ्योरी पार्ट 6A में पढ़ा था और उसके एग्जांपल्स पार्ट 6B में पढ़े थे। आज का नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 7। हम लोग यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत क्यों आई हमें, पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं, और फिर हम लोग हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स का ट्रीटमेंट करेंगे विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। फिर हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए रसायन शास्त्री के साथ, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और आप समझिए। मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले एक बात आती है कि भाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको। अगर हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब जो हम पहले थ्योरी पढ़े उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन था। सबसे पहले बोला गया था कि भाई एज पर लुईस ऑक्टेट थ्योरी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमने इस तरीके से अपना कोवैलेंसी या कोवैलेंस बॉन्ड की शुरुआत करी थी। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बाद के साथ जो शुरुआत हुआ था वो काफ़ी कुछ तो एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन सबसे पहली बात है भाई, वो कौन एक्सप्लेन करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। विच आर द फोर्सेस इन्वॉल्व्स, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व, हमें उसके बारे में भी नहीं पता है। तो ये बहुत सारा उसमें मोटा मोटा प्रॉब्लम्स आने लगा था। सबसे पहला प्रॉब्लम, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में नहीं पता, सिर्फ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो भी नहीं पता। इसके लिए इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहला पोस्टुलेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या है कि भाई एटम्स जो बनते हैं, मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, एटम डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा क्लोरीन मॉलिक्यूल बना है, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम और दूसरा क्लोरीन एटम से बना होगा, सो दीज टू क्लोरीन एटम्स विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहेगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जब एमओटी पढ़ेंगे तो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या पोस्टुलेट है, दूसरा पोस्टुलेट जैसे कि हम लोगों ने VSEPR में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि भाई मेरे पास जो मेरे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अगेन Cl2 मॉलिक्यूल। ये Cl2 मॉलिक्यूल जो बना है 2 क्लोरीन एटम से बना है। अब क्लोरीन एटम के पास टोटल 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इंडिविजुअल क्लोरीन एटम्स के पार्ट्स। तो क्या 17 के 17 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? नो, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने के वक्त। इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन का 70 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप लिखते हो, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5, only 3s2 and 3p5 will participate in the formation of a bond. This inner electron will not participate in the formation of a bond. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि only valence electron will lose, मतलब है valence electron will lose its identity। कौन आइडेंटिटी लूज करेगा? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। इनर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, वो एज इट इज रह जाएगी। ओके, तो आप ये भी समझ गए। अगला क्या पोस्टुलेट है? अगला पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एटम A है, ये एटम B है, ये दोनों क्यों बॉन्ड बनाएंगे? वो जो ऑक्टेट था वो तो थंब रूल था। वो बोल रहा है बॉन्ड तभी बनेगा व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होना, व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का रिलीज होगा तभी बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, इन दोनों ने आपस में मिलके बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। सो देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी, जिसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। सो बॉन्ड एनर्जी को ही घुमा फिरा के अगर बोलोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में पी कर्व के बारे में देखा था। ये पी कर्व का इंपॉर्टेंस यहाँ पे उठ के आता है। बोल रहा है भाई, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मेरा पास एक हाइड्रोजन एटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। तो अभी जो एनर्जी है इसकी, दिस इज द एनर्जी ऑफ एटम। एनर्जी ऑफ एटम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनर्जी ऑफ एटम, ये मान लो तो मान लेते हैं एक पी कर्व बनाते हैं। ये हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे अब आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ, वेंडरवाल रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई भी डिस्कस कर लिया है। सो जब वो दोनों हाइड्रोजन एटम काफ़ी दूर दूर हैं, लेट अस टेक फर्स्ट स्टेट मेरी ये है, हाइड्रोजन एटम बहुत दूर दूर है, मतलब दोनों हाइड्रोजन की एटम की जो एनर्जी रहेगी वो
इंडिविजुअल एटम्स के बराबर रहेगी। लेट अस टेक, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल एटम। सो अभी फिलहाल एनर्जी यहाँ पर रहेगी मेरी। जैसे जैसे ये लोग क्लोज आएंगे, जैसे जैसे क्लोज आएंगे धीरे धीरे एनर्जी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। एक सर्टन पॉइंट यहाँ पर आएगा जब दोनों एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग कंसेप्ट धीरे धीरे समझेंगे। सो बॉन्ड बन गया, उसके बाद अगर आप फर्दर उसको अगर क्लोज लेके आने की कोशिश करोगे तो फिर एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो ये एक पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट वेयर मिनिमम एनर्जी। सो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी इन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और यही जो आप लोगों का जो डिस्टेंस हो गया, दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नथिंग बट योर बॉन्ड लेंथ। सो आप लोग ये भी समझेंगे पी कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है। सो जब कोई मॉलिक्यूल बनता है एटम से, पहले एनर्जी रिलीज धीरे धीरे डिक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। एक सर्टन पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या इस तरीके से बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि बॉन्ड बन गया, लेकिन उसके बाद अगर दो एटम्स को हम और क्लोज लाने की कोशिश करेंगे सो वो उन दोनों का एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगा, सो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो जो पॉइंट पे हमारा बॉन्ड बन गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और नथिंग बट योर बॉन्ड लेंथ। अब चलिए वन बाय वन हम लोग वीबीटी ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। सबसे पहला मॉलिक्यूल है मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वीबीटी ट्रीटमेंट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी हम लोग वीबीटी बोल रहा है कि एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। सबसे पहले कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मेरा हाइड्रोजन एटम, ये मेरा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस तरीके से है, ये हाइड्रोजन एटम इधर प्लस एक न्यूक्लियस हो, ये मेरा एक हाइड्रोजन एटम हो गया, दिस इज माई हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम। नाउ इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम HA। दूसरा एक हाइड्रोजन ये इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देयर इन्वॉल्व्स ओनली वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द अट्रैक्शन बिटवीन ना, इसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ए बोल दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ए, एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिमिलरली जब दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम आएगा वो भी अपना न्यूक्लियस ये वो भी अपना न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बी। सो दिस इज माई अनदर हाइड्रोजन एटम HB, ये एक और हाइड्रोजन एटम हो गया HB। सो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HB और इलेक्ट्रॉन B के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल में, व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, जब ये लोग आपस में आएंगे, नाउ दे इन्वॉल्व न्यू फोर्सेज, नए फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन से फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जरा वो देखते हैं। फर्स्ट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ HB। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा हुआ, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ B एंड न्यूक्लियस ऑफ A, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। भाई सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम नहीं कर रहा है, एक और फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। जरा वो देखते हैं कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला हो गया अट्रैक्शन फोर्स, ये वाले हो गए अट्रैक्शन। जरा रिपल्शन देखते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B, एक रिपल्शन HA और HB रिपल्शन। So what we understand that when two hydrogen atoms are approaching towards each other, they develop two different kind of forces. First is the strong force of attraction between the electron of A and nucleus of B, and another one is electron of B and nucleus of A, and they also develop the two different force of repulsion between the electron of A and electron of B and न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B। सो कॉम्बिनेशन होके देखा गया, कॉम्बिनेशन जब किया गया, कॉम्बिनेशन देखा गया कि फोर्स, सो कॉम्बिनेशन करके देखा गया कि भाई इतने सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखा, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्शन कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अभी हम ये समझ गए भाई हाइड्रोजन स्टेबल मॉलिक्यूल एज पर वीबीटी। नाउ सेम रूल लगाते हैं हीलियम मॉलिक्यूल के लिए भी, देखते हैं हीलियम मॉलिक्यूल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो भाई वो भी बनेगा, अगर कम हो गया तो नहीं बनेगा। अभी मेरे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस से बीच में हो गया, इसके पास क्या दो इलेक्ट्रॉन्स है, सो EA लिख दिया मैंने, EA लिख दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दिस इज माई हीलियम एटम A, दिस इज माई हीलियम एटम A। दूसरा हीलियम एटम, ये दो इसमें ये न्यूक्लियस के साथ है, ठीक है। दूसरा वाला हीलियम एटम B है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक और इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास भी। सो दिस इज योर हीलियम एटम B। सो इसको लिख देते हैं हीलियम एटम B। व्हेन दिस हीलियम एटम A एंड हीलियम एटम B, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, नाउ दे डेवलप अ न्यू फोर्सेस बिटवीन दिस टू एटम्स। सो सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कौन कौन से है भाई? अट्रैक्शन कौन कौन सा है? यस, देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ये वाला एक ई ए एंड एच बी, ई ए एंड एच बी, सो ई ए एच बी, और दूसरा वाला भी ई ए एच बी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में. अनदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ई बी एच ए एंड ई बी एच ई ए, सॉरी हीलियम है तो एच ई हो गया. सो ई बी एच ई ए एंड ई बी एच ई ए. सो हेयर डेवलप दिस काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो 4 नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं. अब जरा रिपल्शन भी देख लेते हैं. सो रिपल्शन क्या क्या है? सो फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन कौन सा है? रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन. सो रिपल्शन हो गया, आप इधर लिखते हैं ई ए ई बी, इसके साथ रिपल्शन, 2 रिपल्शन हो गए. इन दोनों के बीच का रिपल्शन, सो ये रिपल्शन हो गया. एक और रिपल्शन काम कर रहा है इधर. सो इधर ई ए ई बी में रिपल्शन, फिर ये वाला ई ए ई बी में रिपल्शन, 2 हो गए. फिर क्रॉस रिपल्शंस भी काम कर रहे हैं, एक इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, और एक ये. सो वी हैव गॉट 5 रिपल्शन. 5 रिपल्शन काम कर रहे हैं और 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं. दैट्स मीन्स हीलियम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. दैट्स वाई हीलियम मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल. हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनता है, हीलियम 2 नहीं बनेगा. ओके, तो अब आप ये समझ गए बहुत ईजी तरीके से. नाउ जब 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे से, सो क्या होता है कि जो हमारे जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ना, देयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम जिसके पास 1s है, दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास 1s है. अभी ये इधर है, ये इधर है. जब ये क्लोज आएंगे और क्लोज आ जाएंगे, सो एक ऑर्बिटल जो है वो दूसरे ऑर्बिटल के अंदर तक चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग. सो आप ओवरलैपिंग समझ गए. ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है कि ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्ड विद द ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम. ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. अब ये ओवरलैपिंग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट, एक तरीके से क्या है, दोनों ने मिलकर एक हैंडशेक कर लिया. इस तरीके से हैंडशेक किया है कि भाई अब टूटेगा नहीं वो हैंडशेक. ना देखते हैं ओवरलैपिंग किस किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कौन कौन से, और अभी क्या ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रहा है? एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में नहीं हो रहा है. ओवरलैपिंग में ओनली एंड ओनली ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो हमारे पास एस ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है. सो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग्स पॉसिबल है. तो ज़रा देखते हैं. उससे पहले हम लोग ये समझते हैं, थोड़ा हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा. ये मेरा एक्स वाई जेड हो गया. एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. अभी क्या मेरे जो ऑर्बिटल्स है पी एक्स पी वाई पी जेड, आप मेरा केमिकल बॉन्ड, आप मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है. सो मेरे पास 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं. पी एक्स का डायरेक्शन अलग, पी वाई का डायरेक्शन अलग. सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई सपोज जेड को हम लोग पकड़ते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, मतलब अलॉन्ग द जेड एक्सिस देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन. सो जेड को हमने पकड़ा इंटर, कोई बोलता है इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, और किसी किसी बुक में भी मिला होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. चाहे वो इंटर मॉलिक्यूलर चाहे इंटर न्यूक्लियर, एक ही बात है. सो हम लोग बोल रहे हैं अलॉन्ग द जेड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. सो जो ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द जेड होगा उसका अलग नेचर होगा, जो परपेंडिकुलर टू जेड होंगे उसके अलग नेचर होंगे. सो अभी जरा देखते हैं, अभी 2 एस ऑर्बिटल के बारे में ज़रा देखा जाए. अच्छा, उसके पहले हम लोग देखते हैं ओवरलैपिंग किस किस तरीके की होती है. 2 तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल है. एक ओवरलैपिंग में होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग. मतलब 2 ऑर्बिटल्स एकदम एंड टू एंड आए और उन दोनों में ओवरलैप हुआ. फॉर सपोज दिस इज ऑर्बिटल एंड दिस इज अनदर ऑर्बिटल. दिस काइंड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग. तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. सो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड ऑन और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कौन कौन से ऑर्बिटल्स है वो धीरे देखेंगे. दूसरी ओवरलैपिंग पॉसिबल है साइड वाइज ओवरलैपिंग. दूसरी ओवरलैपिंग बोल रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग. फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ये इन दोनों के बीच ओवरलैप हुआ, इन दोनों के बीच ओवरलैप हुआ. कैसे दिखेगा? कैसा दिखेगा? फिर वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो ये जो ओवरलैपिंग हुआ आपका, दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज साइड वाइज ओवरलैपिंग. और जो बॉन्ड बनेगा कहते हैं उसको पाई बॉन्ड. कैसे भी लिख लो आप, पाई बॉन्ड. सो अभी ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर विल बी द
greater will be the tendency of the formation of a bond. So greater the extent of overlapping, stronger be the bond, greater the possibility of the bond formation. So अभी दो तरीके से बॉन्ड देख लिया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड मतलब व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ हेड ऑन और एंड टू एंड ओवरलैपिंग. पाई बॉन्ड कब बनता है? व्हेन देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ साइड वाइज ओवरलैपिंग. ठीक है, अब जरा हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपैरिजन भी साथ साथ करते चलेंगे. अभी क्या सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, अभी दो एस ऑर्बिटल है, दो, एक ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये एक और एस ऑर्बिटल हो गया. जब इन दोनों में ओवरलैपिंग होगा, सो ओवरलैपिंग के बाद कैसा दिखेगा ये लोग? ये कुछ इस तरह से दिखेंगे. सो दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा को इस तरीके से, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका. और क्या पॉसिबल है? अभी क्या बोला? जेड इज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जेड पी एक्स पी वाई पी जेड तीन ऑर्बिटल्स है. लेकिन अगर पी जेड आपने लिया, ये हो गया पी जेड, ये दूसरा वाला पी जेड आ गया. ये जब दोनों कंबाइन करेंगे आपस में तो कैसा बॉन्ड, कैसा ओवरलैपिंग होगा? दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग. दिस इज ऑल्सो हेड ऑन ओवरलैपिंग. ये भी सिग्मा बॉन्ड बना. तो क्या समझ में आया आपको? जब दो एस ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. जब पी जेड ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, प्रोवाइडेड जेड इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में समझ गए. अब आप एक चीज नोटिस करो कि भाई ये मेरा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज माय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सो अगर आप चाहो तो इस वाले डायरेक्शन से आप एक पेन ले लो, एक पेन की तरह दिख रहा है, इसका मतलब यू कैन फ्रीली रोटेट द सिग्मा बॉन्ड. सो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रोटेशन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है. क्यों भाई? क्योंकि इसके ऊपर और नीचे कोई चीज़ है ही नहीं ना, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है. दूसरा ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल है, जरा वो देखते हैं. अब मान लो पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल की बात की जा रही है. सो दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल, दिस इज योर पी एक्स ऑर्बिटल. इन दोनों में जब ओवरलैपिंग कराओगे आप, सो कैसा ओवरलैपिंग बनेगा? यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे, क्योंकि हम साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है. सो इस तरीके से ऊपर डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं. दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड को आप फ्री रोटेट कर सकते हो क्या? आप पाई बॉन्ड को फ्री रोटेट ही नहीं कर पाओगे. इफ़ यू आर, इसको आपने इस वाले पोर्शन को आप पकड़ लो, इसको रोटेट करने की कोशिश करो, सो क्या पाई बॉन्ड टूट जाएगा. सो देयर विल बी अ नो फ्री रोटेशन. तो हम लोग समझ गए कि भाई सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड, ऑल काइंड ऑफ एल्केन शो स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमरिज्म, जिसे हम कॉन्फर्मेशन बोलते हैं. ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे. तो सो अभी आप लोग सिग्मा बॉन्ड समझ गए, पाई बॉन्ड समझ गए. अब थोड़ा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सबसे पहला डिफरेंस सिग्मा पाई. सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में? कि भाई सबसे पहला हो गया कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है आपका, इट इज ऑन द हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग. और यहाँ पे क्या बोलता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग. दूसरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई, ग्रेटर इन सिग्मा बॉन्ड. सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई. यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लो. तीसरा क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? कि भाई तीसरा डिफरेंस बहुत एक सिंपल सा डिफरेंस है कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. इसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी बोलते हैं कि रोटेशन हो नहीं रहा है. चौथा, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एस ऑर्बिटल. सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व एस एज वेल एंड पी ऑर्बिटल ऑल्सो, बट पाई बॉन्ड ओनली इन्वॉल्व पी ऑर्बिटल्स. पाई बॉन्ड्स पी ऑर्बिटल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है पाई बॉन्ड में. और क्या डिफरेंस पॉसिबल है? भाई सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं. यस, आप देख लो सिग्मा बॉन्ड को देख के जरा. सो ये सिमेट्रिकल इन नेचर. ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनसिमेट्रिकल होता है. सो अभी हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं. हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में देख लिया. अच्छा, उसके बाद ओवरलैपिंग में क्राइटेरिया क्या क्या है भाई? What are the criteria? Condition of overlapping. Condition of overlapping. सबसे पहली कंडीशन है ओवरलैपिंग की, ऑर्बिटल्स शुड बी इन सेम फेज. ऑर्बिटल्स जो है वो हमेशा सेम फेज में होने चाहिए. कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप 2s ऑर्बिटल के साथ केवल अगला 2s ऑर्बिटल ही कंपेरेबल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. एक 2s ऑर्बिटल के साथ आप अगला 2s ऑर्बिटल को ही ओवरलैप करा सकते हो. 2s ऑर्बिटल विल नॉट ओवरलैप विथ 3s ऑर्बिटल. ये 2s 3s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा बिकॉज ऑफ देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो ये दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट
कंडीशन फॉर द ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से ज़रा देखें, मेरे जो p ऑर्बिटल्स थे, p ऑर्बिटल सपोज px देखते हैं, ये px हो गया, ऊपर पॉजिटिव साइन नीचे माइनस साइन, ये px हो गया पॉजिटिव माइनस। अभी मैंने आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये फेस के बारे में समझाया था, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस के बारे में। ये कोई चार्ज नहीं है, ये साइंस है। इन दोनों का ओवरलैपिंग कराओगे आप, तब जाके बनेगा इस तरीके का पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर आपने अपोजिट कर दिया फेज, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, देयर विल बी अ नो ओवरलैपिंग, बिकॉज ये जो है डिफरेंट फेज हो गया, डिफरेंट फेज हो गया। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इजीली समझ गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। मेरा अगला जो वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8, वहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।